is Rabia Rashid and you're watching RR Lectures, and now we will be talking about how to self evaluate. कैसे हम अपने टेस्ट खुद चेक कर सकते हैं, अपनी राइटिंग खुद देख सकते हैं, और रिटन प्रैक्टिस अगर हमने करनी है तो हमें किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो जनाब, सबसे पहला काम है यू विल हैव टू राइट, यू विल हैव टू मेक योर माइंड कि बस बहुत पढ़ लिया आज सारा दिन, अब मैंने ये लिख के देखना है टॉपिक। देन द सेकेंड थिंग इज दैट योर राइटिंग शुड बी टाइम बाउंड। आपने कोई भी टाइमर सेट कर लेना है, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर, जितना लंबा आपका है वो जाएगा। लेकिन आपने इस दौरान अपनी बुक्स को, अपने मटेरियल को कंसल्ट नहीं करना, बस जो देख लिया, जो रिवाइज करना था कर लिया। इवन आई वुड सजेस्ट कि आधा घंटा पहले भी आपने उस चीज़ को नहीं देखना। इसका एक आसान सा तरीका ये है कि एक रफ आउटलाइन बना के एक साइड पे रख लो और अपनी हेडिंग्स माइंड में रख लो और उसको लेके चलो। यानी नहीं भी टाइम, कुछ भी नहीं हो रहा, आपने एटलीस्ट पॉइंटर्स निकाल लेने हैं कि मैंने आज जिस पे लिखना है उसके ये पॉइंटर्स हैं और उसके मैं लेके चलूंगा, उसको फॉलो अप करूंगा। अब ठीक है, आपका टाइम पूरा हुआ, आपने लिख लिया जो लिखना था, उसको अब हम आएंगे एवेल्युएशन की तरफ कि देखना कैसे है, कैसे एवेल्युएट करना है, कैसे हमें लगेगा कि व्हाट वी हैव रिटन इज करेक्ट और नॉट। सो द फर्स्ट थिंग यू विल लुक एट इज योर पेपर्स ब्यूटिफिकेशन। आपने पेपर कैसा किया है, खूबसूरत लग रहा है, नहीं लग रहा। और इसकी खूबसूरती में मेन चीज़ें जो इसको इन्हांस करेंगी वो इसकी हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है, राइटिंग आपकी नज़र आए कि कितनी प्यारी है, कितनी साफ है। कभी कभी ये होता है हमारे साथ इशू कि राइटिंग बहुत प्यारी नहीं होती, जैसे वो कहते हैं ना कि मोती परोए हुए हैं, वो वाली राइटिंग नहीं होती। तो ये सोच के छोड़ नहीं देना चाहिए कि मेरी तो चलो ऐसी राइटिंग नहीं है, मैं ये पेपर नहीं देता। इसका मतलब ये होता है कि लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ी जा सके, समझ आ सके। तो मतलब बहुत ज़्यादा इसको ब्यूटीफाई करने के चक्कर में ये भी ना हो कि टाइम सारा वेस्ट हो जाए। हाँ, अच्छी हो सकती है अगर थोड़ा सा स्लो लिखने से या थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से, तो उसको आप अच्छा कर लें। लेकिन ओवरऑल आपकी जो है, मैंने ऐसे भी लोगों के पेपर देखे हैं कि जिनकी राइटिंग में मतलब राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत प्यारी नहीं थी, लेकिन पढ़ी जाने के काबिल थी और बाकी चीज़ें ठीक थी, तो दे गॉट एलोकेटेड। अच्छा जी, फिर है कोट्स एंड फैक्ट्स, उससे वो ब्यूटीफाई करेंगे, उसको इन्हांस करेंगे आपके पेपर को। ठीक है, पार्लर से तैयार करवा के अपने बड़ा अच्छा सा पेपर अपना बनाना है कि एग्जामिनर देख के वो कहे कि बस पेपर को वो नज़र डालते एग्जामिनर ने डिसाइड करना होता है कि इसको मैंने कितने मार्क्स देने हैं, वो उसी वक्त उसके माइंड में ये डिसीजन आ जाता है। फिर जी, अवॉइड कटिंग एंड ओवर राइटिंग, बहुत कॉमन मिस्टेक है। कभी कभी ये होता है कि आपने कोई कोट थोड़ा सा गलत लिख दिया, या आपने किसी बुक या ऑथर का नाम गलत लिख दिया, कोई फैक्ट गलत लिख दिया, लेकिन अगर आप उसको कटिंग करते हो तो वो प्रोमिनेंट होता है, तो पता चलता है। ओवर राइटिंग करते हो तो वो एग्जामिनर को, चेकर को शो होता है। वरना हो सकता है कि वो अपनी स्पीड में, अपनी जल्दी में जब वो चेक कर रहा होता है, गुजर रहा होता है, वो चीज़ों को इतना डिटेल से देखे ही ना कि ये इसने सही लिखा है या नहीं। तो अगर कोई गलती हो भी जाती है ना, तो बहुत बड़ी ये डेडली मिस्टेक होती है कि आप उसको कटिंग करो या ओवर राइटिंग करो, उससे आपके पेपर की सारी लुक खराब हो जाती है। देन आपने ग्रामर पे बहुत अच्छा फोकस रखना है, बिकॉज आफ्टर ऑल ये पेपर्स इंग्लिश में हो रहे होते हैं, आपकी इंग्लिश भी चेक की जा रही होती है। तो आपकी ग्रामर अच्छी हो। ग्रामर मतलब आपका पेपर तहस नहस हो जाता है अगर आपने ग्रामर गलत लिखी होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं हो रहा, जहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म लिखनी है वहाँ पे आपने वो फॉर्म नहीं लिखी, आपने कोई इस तरह का सेंटेंस लिख दिया है कि उसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही, तो वो आपकी हर मेहनत को, हर चीज़ को निगेट करवा देती है। क्योंकि अल्टीमेटली वो बंदा सोचता है कि मैंने इसका पेपर चेक करके क्या करना है, इसने तो बंगियाँ मारी हुई हैं, इसको तो पता ही नहीं है कि बात क्या करनी है, इसको अपनी बात कन्वे ही नहीं करनी आती। फिर जी, लास्टली आपने देखना है हैव यू हिट द बुल्स आई। आपने अपने गिवन टॉपिक को जस्टिफाई किया है, जो पूछा गया था क्या आपने वही लिखा। इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि हम जब पाक अफेयर्स या आईआर या वो डिफरेंट जो हैं सब्जेक्ट्स, उनमें पास्ट पेपर आप देखते हो तो वो टोटली कोई और चीज़ पूछी होती है, और जब आपके पास जो मटेरियल, जो बुक्स होती हैं, उनमें बताया कुछ और होता है, और आपने उस चीज़ को, अपने आंसर को मोल्ड करना होता है टू फिट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। बहुत कम होता है कि क्रिटिकल एनालिसिस आपके रिटन मटेरियल में हो, जो आर्टिकल्स आप कर रहे हो या जो चीज़ें आपने निकाली हुई हैं, जो आपकी बुक्स हैं, उसमें एनालिसिस उस तरह नहीं होता जो आपने पेपर में देना होता है, तो वो क्रिएट करनी होती हैं चीज़ें।
अगर आप उसमें सीधा-सीधा सारा लिख के आ जाओ तो देयर आर मेनी चांसेस कि वो आपका टोटली ज़ीरो हो जाए। तो ये चीज़ें आप सामने रख के देखो और एक्सप्रेशन जो है ना, जब भी आपको ये कमेंट जो जान निकाल देता है कि जी अपना एक्सप्रेशन इम्प्रूव करें, आपका रिटन एक्सप्रेशन नहीं अच्छा। रिटन एक्सप्रेशन से मतलब आपकी हैंड राइटिंग भी होती है, इसके अंदर आपकी ग्रामर भी आ जाती है, इसके अंदर जो इडियोमेटिक फ्रेजेस आप यूज़ करते हो। इडियोमेटिक फ्रेजेस का मतलब है कि आपने बात सीधी-सीधी बिल्कुल सिंपल वर्डिंग्स में नहीं कर देनी कि यूँ लगे कि ये तो एक मैट्रिक या एक एफए का बच्चा लिख रहा है पेपर। उसमें फ़र्क होना चाहिए, आपकी लिटरेरी होनी चाहिए राइटिंग। लिटरेरी से मुराद ये नहीं कि बहुत आपने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हो तो आप कर सकते हो। इससे मतलब ये है कि जो आपका गिवन सब्जेक्ट है, जो गिवन क्वेश्चन है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसमें जो जार्गन्स यूज़ होते हैं, आपने वो वर्ड्स यूज़ किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसमें सिर्फ़ उर्दू और इंग्लिश का ही नहीं आ जाता। इवन अगर आप इस्लामियत का पेपर उर्दू में जब कर रहे हो, तो उर्दू में भी आप गिवन क्वेश्चन के जार्गन्स यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल इज्तिहाद आता है, तो आप ये नहीं करोगे बार बार आप लिखते रहो इज्तिहाद करने वाले में ये खूबियाँ होनी चाहिए, इज्तिहाद करने वाले को ये ख्याल रखना चाहिए। यू विल यूज द वर्ड मुज्तहिद, कि मुज्तहिद को ये एहतियात करनी चाहिए, मुज्तहिद का ये क्राइटेरिया, मुज्तहिद विल डू दिस एंड दैट। तो वो एक स्पेसिफिक टर्म है। इस तरह आईआर में बहुत सारी जगहों पे स्पेसिफिक टर्म्स यूज हो रही होती हैं, हमने वही यूज करनी होती हैं। फिर सोशियोलॉजी की अपनी टर्म्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी की अपनी टर्म्स हैं। पाक अफेयर्स को भी जब आप कर रहे होते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि उसकी एक अपनी लैंग्वेज है, उसमें एक अपना जो है ना एक टेस्ट है, और जो कि करंट अफेयर से थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर अगर आपका लॉ या लॉ से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो उसमें आप और तरह का अपनी लैंग्वेज लेके आते हो। तो वो वही बंदा कर सकता है जिसने अपने वो टॉपिक्स अच्छी तरह तैयार किए हों। एंड इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट के अच्छा तरीका क्या है अपने टॉपिक्स अच्छी तरह से तैयार करने का। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई। एंड आई विल शेयर वन ऑफ माय मॉक टेस्ट। तो उसमें वो इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज आई सीन पीपल, उन्होंने बहुत अच्छी हेडिंग्स दी है, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने हेडिंग्स को अंडरलाइन नहीं किया। हमेशा हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है आपने, जो मेन हेडिंग्स है। सो दिस इज़ माय मेन हेडिंग, मैंने टाइम के कमी की वजह से नहीं किया था। डबल अंडरलाइन करना है, 2 लाइन्स लगानी है आपने। एंड दिस इज़ अनदर मेन हेडिंग, और उसके आगे जो सब हेडिंग्स थी मैं उसको करती थी ब्लैक पॉइंटर से, ब्लैक पेन से या ब्लैक मार्कर से, और उसको आपने ब्लू से अंडरलाइन करना होता है। और ब्लैक मार्कर का बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि आफ्टर 6 और 7 मंथ्स जब आपके पेपर चेकर के पास पहुंचते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी इंक छोड़ देते हैं, वो ग्रीन हो जाते हैं या फैल जाते हैं, दे डोंट लुक गुड। तो इस तरह जो है ना हेडिंग्स मैंने की थी, बट आई सॉ समवंस पेपर जिसने ये जो हमारी कट वाली मार्कर होती है उससे मेन हेडिंग्स दी थी ब्लू कलर के कट वाले मार्कर से, एंड दे वर लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। उससे पेपर की एक तो अच्छा जो बड़ी हेडिंग्स है उसका फ़ायदा ये होता है, अब ये देखो ये कितनी जगह ले रहा है, तो आपकी लेंथ भी इंक्रीज होती है। और बस ये इसको थोड़ा-सा यानी आप चाहो तो ब्यूटीफाई कर सकते हो। लाइक अगर मैं ये खुद कर रही होती, मेरा टाइम बाउंड ना होता टेस्ट, बिकॉज़ आफ्टर सम टाइम मैंने इसको अपलोड करना था, तो मुझे इतनी जल्दी थी कि मेरे पास टाइम नहीं था इसको अंडरलाइन करने का। बट ऑलवेज़ ट्राई के पेपर में आप इतना टाइम अपना निकाल सको कि इनको अंडरलाइन करो, क्योंकि बिल्कुल पेपर का सर-पैर बदल जाता है इसको नीचे से लाइन्स लगाने के बाद।